नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हमारी आज की सीधी बात है कि क्या वाकई में नियोजित जो शिक्षक हैं उनके सेवा निरंतरता को लेकर संविधान का कोई एक ऐसा प्रावधान है जो बाधक बन रहा है, जिसकी चर्चा लगातार वो सदन में कल मंत्री कर रहे थे, सदन के अंदर भी कर रहे थे और सदन के बाहर जब हम मीडिया वालों ने सवाल किया तो बाहर भी वो यही कह रहे थे कि संवैधानिक प्रावधान नहीं है। आखिर किस संवैधानिक प्रावधान की वो बात कर रहे हैं? संविधान की जिस धारा की जो बात कर रहे हैं, जहां तक मैंने उस धारा का अध्ययन किया हो, उसमें कहीं भी सेवा को, नौकरी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं है कि जो पंचायत में जो बहाल कर्मी है वो सरकार की नियुक्ता नहीं है, ये कहीं इसकी चर्चा नहीं है। फिर किस संविधान की वो चर्चा कर रहे हैं हमें नहीं पता। वो कौन सा संविधान पढ़े हैं मुझे नहीं पता। किस संविधान के जिस अनुच्छेद की चर्चा कर रहे हैं उस अनुच्छेद में पंचायत के निर्माण के अलावा कोई तीसरी बात लिखी हुई नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार पंचायत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने विधानसभा बनाया, उसी ने पंचायत सभा भी बनाई है। ये तीनों डेमोक्रेसी का अंग है ना। और उस तीनों डेमोक्रेसी के सहारे जो चीजें चल रही हैं उनको आप कैसे नकार सकते हैं? फिर भी इस मुद्दे पर हम लगातार ओपिनियन लेंगे अलग अलग कह सकते हैं एक्सपर्ट से। तो हमने शुरुआत आपके ही शिक्षक संघ के बड़े नेता और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये भी समझने की बात है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो रहे हैं, संसद रहे हैं, तो हमें लगता है कि बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। जी हाँ, हम बात शत्रुघ्न सिंह जी की कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। 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 ये जो मुद्दा मंत्री जी ने उठाया है विधानसभा में, कहा है जिस संवैधानिक प्रावधान की, तो हम पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं कि कल के डिबेट में नवल किशोर यादव और मंत्री के बीच जो संवाद हुआ उस संवाद का मतलब क्या है। फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान के जिस धारा की चर्चा करते हैं, आप संविधान की कॉपी आपके पास खुद है, क्या वो धारा ये बात कहती है कि जो पंचायत द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता है, या इस तरीके की प्रावधान? पहले हम वो सुना देना चाहते हैं, आपको भी सुना देता है और दर्शकों को भी सुना देते हैं। मोटा मोटी कि आपने जो बीपीएससी टीचर है उसको सीनियर बना दिया और जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक ने दिया उसको आपने जूनियर बना दिया। तो जो सक्षमता परीक्षा दिया है वो 15 साल, 10 साल, 17 साल, 18 साल तक लगातार वो कार्य करता रहा शिक्षण संस्थानों में, और उसके 15 साल 18 साल के निरंतरता आप नहीं जोड़ेंगे तो वह डिमोरलाइज फील करते हैं। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही काम में हम लगे रहे हों और हमको वो वरीयता का लाभ नहीं मिले। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास किए हैं उनको उनके सेवा काल का जो जितना वर्ष तक उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है उसको उसमें जोड़ते हुए सीनियर बनाया जाए। सरकार का इस पर क्या कहना है? एक मिनट पूछिए। हम लोग सभी जानते हैं यहाँ 3 लोकतांत्रिक ढांचे में 3 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की सरकार। और उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति करवाया। जो माननीय सदस्य का सवाल है वह इसलिए भी अनिवार्य है और अपरिहार्य है कि उन्हीं शिक्षकों के अनुभव के आधार पर सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति की गई। उसमें आप उनका अनुभव मान रहे हैं। राज्य सेवा संवर्ग के भी कोई अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो वो सरकार स्टेट टू सेंटर होता है, सेंटर टू सेंटर होता है, तो लोकल गवर्नमेंट टू स्टेट क्यों नहीं हो सकता है? इतने दिन की सेवा, वो भी नियमित सेवा। मुख्यमंत्री महोदय ने पहले वो ठेके पर थे नियुक्त, कॉन्ट्रैक्ट पर,
और मुख्यमंत्री महोदय ने 60 वर्ष की सेवा उनकी भी की जितनी सरकारी कर्मियों की, सरकारी शिक्षकों की सेवा थी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। विभाग द्वारा यह विवाद जरूर पैदा किया जा रहा है, शिक्षकों में असंतोष बनाया जा रहा है, पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इसमें मंत्री महोदय आप एक बार समीक्षा करें और सरकार के संवैधानिक स्वरूप को देखते हुए जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके अनुरूप उनको यह हकदारी मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक शिक्षकों के वेलफेयर का प्रश्न है या फिर शिक्षा जगत में जितनी सुधार हुए हैं, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे समय लगेगा, लेकिन ये कहना कि शिक्षकों के विरुद्ध है सरकार या उनका ख्याल नहीं रख रही है, सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी माननीय सदस्य जान जाएं। स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 247(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन जहाँ तक लीगल पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात है, सरकार उस पर सही है और जो हमारा विभाग है वो भी सही है। किसी को तंग तबाह करने के ख्याल से इस तरह की कोई मंशा नहीं है। हम लोगों ने तो जहाँ तक हो सका है शिक्षकों के हित में सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी आप देख ही रहे हैं जो नियुक्तियाँ हों या उनके अन्य जो भी उनके हित के कार्य थे, 2 लाख करीब 50,000 से ज़्यादा जो शिक्षक थे वो तो पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा में और वो राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। सर आपने सुना कि संविधान के अनुच्छेद 247 सुन लिया के तहत जो है। आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे हाथ में भारत का संविधान है जी। ये भारत का संविधान माननीय शिक्षा मंत्री जी को और विधान परिषद में उस समय स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं और उनका बहुत ही संसदीय जीवन का और संविधान का ज्ञान अनुभव माननीय शिक्षा मंत्री से ज्यादा है। बगल में थे तो उनसे भी वे राय ले लेते। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, राज्य की परिभाषा मैं पढ़ रहा हूं। अनुच्छेद 12, बार बार कह रहा हूं, अनुच्छेद 12 माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह जी एक बार उलट करके यदि उनके आवास पर नहीं है तो विभाग में जाकर के जिस शिक्षा पदाधिकारी ने उनको गलत पढ़ाया उनको बुला करके पूछिए कि आपने क्यों इस तरह से मेरे द्वारा सदन को गलत सूचना दिलवाई। 12 में लिखा हुआ है भाग 3 मूल अधिकार साधारण परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य अंडर इन्वर्टेड कॉमा है, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार हैं और प्राधिकारी हैं। और ये अंग्रेजी में भी मैं सुना देता हूं, 1 मिनट ज्यादा लूंगा। डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 12, in this part unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of states and all local or other authorities within the territory of India under the control of the government of India।
माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप आर्टिकल 12 को पढ़िए। लोकल बॉडीज, पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम भी राज्य सरकार है। इसलिए ये आपने जो कह दिया 243(6), उसमें सेवा है ही नहीं। जब आप सेवा का अनुच्छेद देखेंगे तो वह इसमें 309 में है कि 309 में सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त बनाएगी। वह 309 है, 310 है, 311 है। कौन पढ़ा दिया? और जो कह रहे हैं पंचायती राज 243। नहीं, हम भी यही चाहेंगे कि 247(6) जो है ना, उसमें क्या है, जरा दर्शकों को जरा ये बता दीजिए इसमें है क्या। बताइए किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी, डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं सुनील कुमार। 243 बता रहे, तुरंत बताते। 243। हाँ, देखिए ये है 243। 243 में ये हो गया सरकारी, ये सरकारी सोसाइटियां हो गई। 243 देखिए, 1 2 247 और 247 निकालते हैं। 24 देखिए 247 क्या पढ़ दिया उन्होंने, 1 मिनट। देखिए 247 पढ़ दिया वो। अच्छा 6 तो इसमें है ही नहीं। 247 मतलब कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध है। क्या पढ़ दिया उन्होंने? ये 243 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति है। 247 नहीं तो कहां से पढ़ दिया? अच्छा 247 देखिए, 243 देखिए तो 243। हाँ 243 में पंचायती राज है। 243 ही है। देखिए ये है 243 में है कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और 243 में जो पंचायती राज जहां से शुरू किया है, म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत नगर पालिकाएं हैं, पंचायत राज का गठन है। उन्होंने एकदम गलत बता दिया, गुमराह कर दिया सदन को। अच्छा 6 मतलब 243(6) क्या है सर? देखिए 243(6) देखते हैं आपको। हाँ दिखाई दीजिए। तो लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायत की संरचना है, और उसके बाद लिखा हुआ है स्थानों का आरक्षण। जितना अनुच्छेद और व्याख्या है, पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार, ये 6 जो कह रहे हैं पंचायत तो क्या क्या शक्तियां हैं, उसमें जो 29 शक्ति है उसको वो पढ़ रहे हैं। उसमें है ही नहीं कि ये सेवा शर्त का निर्धारण एक ग्राम पंचायत करेगी। वो जो शेड्यूल 11 और 12 है उनको विभाग ने बताया नहीं। इसमें अनुसूची 11 12 है, इसमें शिक्षा है। वो शिक्षा और 12 में देखिएगा तो उच्च शिक्षा है ही नहीं। आज तक यह गलत व्याख्या सरकार और उसके कर्म पदाधिकारी करते आ रहे हैं। और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की केवल निगरानी है वो 11 अनुसूची में और 12 में। उच्च शिक्षा है ही नहीं, +2 है ही नहीं। फिर से अनुसूची को देखें, जो बैठे हुए हैं भारी भारी IAS पदाधिकारी, और जाके शिक्षा मंत्री को दिखा दें। और माननीय शिक्षा मंत्री, आप भारतीय पूरी सेवा से ऑल इंडिया कंपटीशन में आप आए हैं, अच्छे पदाधिकारी रहे हैं। एक बार जरा रिवाइज कर लिया कीजिए और संविधान को बार बार पढ़िए। हमारे पास तो संविधान की 14 प्रतियां हैं। अब मेरे लिए यह पीलो बुक है।
जब जरूरत नहीं पड़ती है तो भी मैं उलटते रहता हूं, जबकि मुझको जवाब नहीं देना है। आप तो सदन में आते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस तरह से जो लिख दे उसको एक बार संविधान उलट करके देख लीजिए। इसके संबंध में ये बात, माननीय नवल किशोर यादव जी का जो प्रश्न था और पूरक जी। प्रश्न जो माननीय डॉक्टर संजीव कुमार सिंह पूछ रहे हैं, वह अत्यंत ही तार्किक है और कानूनी है। राजकर्मी हमने 2-10-80 का आपको ख्याल होगा, आप लोग उस समय पढ़ रहे होंगे, जब सरकारी करण का आंदोलन हमने शुरू किया था कि हाई स्कूल करो सरकारी, एकमात्र है मांग हमारी। वह तो प्रबंध समिति खानगी व्यवस्था में बहाल शिक्षक का सरकारीकरण, ये तो संवैधानिक ग्राम पंचायत नगर निकाय में नियुक्त सरकारी कर्मचारी, पंचायत सचिव द्वारा नियुक्त, डीडीसी द्वारा नियुक्त, ये सरकारी कर्मचारी द्वारा नियुक्त हैं। और उस समय तो आपके रोसड़ा उच्च विद्यालय में सेक्रेटरी साहब, मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी साहब ने बहाल किया था, हमको बहाल किया था यहाँ के प्रबंध समिति के लोगों ने। तो ये हमने निजी व्यवस्था जो पूर्णतः खानगी थी, धन्यवाद है दुनिया चले गए डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने खुद हमारे खानगी विद्यालयों का सरकारीकरण किया 2-10-80 से। सर उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिला। जी जी जी, सेवा निरंतरता का लाभ आज भी मिल रहा है, जो सुनिश्चित उनका जो है पहले से अब कहता है MCP, ये मिल रहा है, कालबद्ध प्रोन्नति मिली उनको, सुनिश्चित जो प्रोन्नति की भारत सरकार की व्यवस्था है, केंद्रीय सरकार ने जो महंगाई भत्ता प्रोन्नति आज तक उन प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति सारा लाभ मिल रहा है। वे शिक्षक को 1 लाख 1.5 लाख वेतन पा रहे हैं। और इसमें उसमें भी विरोध हुआ था, हाई कोर्ट हमारे बड़े बड़े नेता, शिक्षक संघ के नेता भी चले गए थे कि हम सरकारी नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए थे, लेकिन डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने जो सरकारीकरण का अध्यादेश बनाया वह पूर्णतः कानूनी, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ने भी उस पर मुहर लगा दी, कोई बखेड़ा नहीं हुआ। यही मैंने सलाह माननीय नीतीश कुमार को दी थी, उनके तत्कालीन शिक्षा डॉक्टर मदन मोहन झा को की थी, एक बार एक कलम से कर दीजिए, कोई बखेड़ा नहीं। 2006 में जो शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री से जो गलत फैसला करवा दिया, इसी का हम लोग ये दुष्परिणाम अभी तक भोग रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में अराजकता फैलती जा रही है, इसलिए सबको समाप्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, और सेवा की निरंतरता तो आप दे रहे हैं। जो 2023 में आपने नियमावली बनाई, ये 2023 का बिहार गजट है, इसमें आप पढ़िए 7 का 2 आप वरीयता निर्धारण करते हैं प्रशिक्षित होने की तिथि से, इसमें पढ़िए 8 आप वेतन संरक्षण निर्धारित कर दिए हैं कि आपको जो वेतन मिल रहा है, कौन वेतन, आप कहते हैं कि प्राइवेट है, पंचायती राज है, सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान मिल रहा है। तो जितना हमको वेतन मिल रहा है, महंगाई भत्ता मिल रहा है, वेतन वृद्धि मिल रही है, हमें उससे आगे अब लाभ आपको देना है, यही हुआ वेतन संरक्षण। लेकिन यह लाभ तब कानूनी होगा जब हमको नियुक्ति तिथि से, स्थानीय निकाय में नियुक्ति तिथि से वेतन वृद्धि जोड़ करके हमें सेवा की निरंतरता दीजिएगा, तब वह पे प्रोटेक्शन लीगल और वैलिड होगा और वेतन विसंगति नहीं होगी। आप तो नई वेतन विसंगति उत्पन्न कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। लोक सेवा आयोग से जो भर्ती हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग से, वह बढ़िया हो जाएगा, और 18 साल 19 साल से जो हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं वो झाल बजाते रहेंगे। कुंठाग्रस्त मत होने दीजिए, सम्मानित पद है शिक्षकों का, कुंठा को समाप्त कीजिए, तनाव को समाप्त कीजिए
और जरा पढ़िए एक बार ठंडे दिमाग से। सेवा निरंतरता आप दे रहे हैं, केवल लिखना है आपको, नियमावली में इसका उपबंध करना है। क्या विभाग बतला रहा है आपको? सेवा निरंतरता सरकार दे रही है। सर एक सवाल है कि 1980 में जो आप लोग सरकारीकरण किए, तो जो प्राइवेट में जिन लोगों को जो जिस तरीके से नियुक्ति हुई थी, उसी दिन से उनका सीनियरिटी मान ली सरकार? जी 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 जी। और आज मध्य प्रदेश की सरकार ने पंचायती राज स्थानीय निकाय के शिक्षकों को उसी तिथि से वरीयता और जो वेतनमान को मानते हुए वेतन वृद्धि के साथ राज्यकर्मी बना दिया मध्य प्रदेश ने। यह भी हमने उस समय के मुख्य सचिव को, शिक्षा सचिव को, शिक्षा विभाग में भी मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन रखा हुआ है। कहेगा विभाग तो फिर उनको हम पहुंचा देंगे। मध्य प्रदेश को भी पढ़ना चाहिए। और वहां पर आज भाजपा की सरकार है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ ने दे दिया, केरल ने दे दिया, पश्चिम बंगाल, सब लोगों ने दे दिया है पंचायती राज को, राज्यकर्मी जो बनाए हुए हैं। तो इसको अध्ययन करना चाहिए कि देश में सब जगह है। काहे आप अपने आप को हास्यास्पद स्थिति बना रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी? सर आखिरी सवाल, जो बीपीएससी से जो हेडमास्टर बहाल किया गया है, उनका जो सैलरी रखे वो स्कूल के टीचर से कम सैलरी है। जिस स्कूल में वो हेडमास्टर होंगे, पता चला वो नियोजित शिक्षक उससे ज्यादा सैलरी वाला है। ये कैसे होगा? जी जी, यही वेतन विसंगति को सरकार दूर करे, नहीं तो लाख गुणात्मक विकास, एफ से हाजिरी, अब लड़कों की भी हाजिरी। अब बताइए तो लड़कों की हाजिरी कहता है, जहां 2000 लड़के हैं, दिन दिन भर हाजिरी में लग जाएगा समय। इसीलिए ये सब बखेड़ा मत कीजिए और विश्वास कीजिए। शिक्षक पर यदि विश्वास आप करेंगे तो राष्ट्रीय विकास, मानव का विकास, हम लोग मनुष्य का निर्माण करते हैं, कारखाना का कुशल कारीगर हैं शिक्षक। नहीं विश्वास कीजिएगा फैक्ट्री के कामगार पर, उनका जो अभी तक पढ़े हुए हैं ऐसे जो कौशल है उनमें, आप उन पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। पढ़ाएंगे तो आखिर शिक्षक ही, आप डंडा चलाएंगे। आप कहते हैं प्रताड़ित, नहीं प्रताड़ित कर रहे हैं आप। संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं या संवैधानिक प्रताड़ना है? आप कहते हैं प्रताड़ना नहीं कर रहे हैं। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। ये सारी बातों, अच्छी बात है कि वे बैठे हुए थे, माननीय निर्मल किशोर यादव, माननीय डॉक्टर संजीव सिंह के तर्क को सुन रहे थे। वे जरूर विचार करेंगे। और माननीय शिक्षा मंत्री भी अंत में कहा कि कानून तो नहीं है, और कानून है। और आप संवेदनशील होकर के आप ब्लैक एंड व्हाइट में कर लिख दीजिए, नोटिफाई कर दीजिए बिहार गजट में। चलिए सर, थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, कहने के लिए डेमोक्रेसी में कोई भी सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, विधान पार्षद बन जाए, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है, ये बात आपने इस डिबेट के आधार पर समझ गया होगा। अगर ये तथ्य माननीय जो हमारे विधान पार्षद जो इस सवाल खड़े कर रहे थे, ये इस तथ्य से अवगत होते या फिर सभा में संविधान के प्रावधानों के अनुसार चीजें चलती, तो कल ही इस पर डिसीजन हो जाता कि भाई अन्य राज्यों में जब पंचायती राज व्यवस्था से बहाल शिक्षक जब राज्यकर्मी हो गए, तो बिहार में फिर कौन संविधान की धारा, और संविधान की जिस धारा की उन्होंने चर्चा की है वो धारा है ही नहीं। चलिए इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, सीधी बात को। लेकिन ये निरंतरता इस बिहार के शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था में एक अहम कारक है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर हम लगातार अभियान चलाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।